हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटी पाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी खूब मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना पाचन तंत्र, यानी कि पाचन तंत्र में आता क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे हमारा पाचन होता है, उससे संबंधित जो आपसे प्रश्न है कैसे पूछे जाते हैं, वो सब कुछ मतलब ये पूरा जो कंप्लीट टॉपिक है अपना पाचन तंत्र हम लोग इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पाचन तंत्र है आपका पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जाता है। कई बार प्रश्न आपसे 4 नंबर में पूछता है। कैसे, ये चित्र आपको बना के दे देगा, यहाँ पे जो अलग अलग इसमें हिस्से हैं, जो नाम लिखे गए हैं आपके सामने, आपको इसमें ABCD लिख के देगा और इसके नाम पूछेगा कि ये जो ABCD लिखा है ये पर्टिकुलर कौन सा अंग है। तो ये 4 नंबर में पूछता है। अगर आपको थ्योरी पूछेगा तो वो 6 नंबर में पूछेगा। तो दोनों तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोग मतलब अपने समझ लो कि 10 नंबर पक्के कर लेंगे। ठीक है जी। चलिए इसको समझते हैं। भाई देखो, बहुत आराम से हर एक चीज़ों को समझते चलिएगा। अच्छा ये बताओ, जब हम लोग खाना खाते हैं तो सबसे पहले खाना हमारे मुंह में जाता है, मुंह में जाता है कि नहीं। उसके बाद जब मुंह हमारा हम लोग उसको चबाते हैं खाने को, तो हमारे लार जो होती है हमारे मुंह में, लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है। और यही टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है सबसे पहले खाने को पचने योग्य बनाता है। मतलब जो खाना हम खाते हैं वो पचने योग्य कैसे बनता है, टाइलिन नामक एंजाइम को मिला करके बनता है। उसके बाद हमने खाना खाया, फिर हमारी ग्रास नली यानी कि जो हमारे खाने वाली नली है वो सीधे हमारे कहाँ पहुँच गई, यकृत में पहुँच गई। ठीक है। वहाँ पे जो कुछ लार वगैरह वहाँ पे क्या मिलाया जाएगा, HCl मिलाई जाएगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अमाशय, फिर अग्नाशय, उससे बाद बड़ी आंत, उसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत में जाता है हमारा खाना और उसके बाद गुदा द्वार से जो खाने का वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम होता है। और इस डाइजेशन सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं और हमें इस पाचन तंत्र में यही पढ़ना होता है। चलिए जी समझते हैं। सबसे पहले हमने ये हमारा मुंह है, हमने इस मुंह से अपने खाने को खाया और ये हमारी क्या हो गई, ग्रास नली हो गई। क्लियर। तो ये जो ग्रास नली है, अब आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछता है ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक एक क्वेश्चन को अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने अपना खाना खाया, अब दांत यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी मुंह में क्या होते हैं, दांत होते हैं। तो दांतों से भी क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। कितने दांत होते हैं मनुष्य में, वयस्क व्यक्ति के व्यक्ति में, छोटे बच्चे के मुंह में कितने दांत होते हैं, सारी चीज़ों से सवाल बनते हैं। उसके बाद जो हमारी क्या हो गई, ग्रास नली। ग्रास नली से सीधे हमारा जो खाना है वो कहाँ पहुँच गया, हमारे अमाशय में। अमाशय के बगल में ही ये क्या होता है, हमारा लीवर यानी कि यकृत होता है। यकृत के ऊपर ये छोटी सी लिखी हुई है क्या है, हमारी पित्ताशय है, पित्ताशय की थैली है। क्लियर। उसके नीचे हमारा क्या है, ये अग्नाशय। अग्नाशय के नीचे ये जो आप ये वाला हिस्सा व्हाइट वाला देख पा रहे हो, ये क्या है, हमारी बड़ी आंत है। और बड़ी आंत के बीच में ये क्या है, हमारी छोटी आंत है। ठीक है। छोटी आंत के नीचे यहाँ पे क्या है, हमारा मलाशय यानी कि गुदा द्वार होता है। क्लियर है। तो अब एक एक चीज को, यानी कि ये जो चीजें आपके सामने लिखी गई हैं, इनको क्या करना है, हमको डिटेल से पढ़ना है। क्लियर है। चलिए जी। तो अब यहाँ पे हम सब समझते हैं हमारा सबसे पहले जो पाचन होता है, यानी कि पाचन जो हमारे तंत्र होता है उसमें कितने कितने स्टेप आते हैं। और आप अगर स्टेप पढ़ोगे तो कुल 6 स्टेप आते हैं। कौन कौन से स्टेप आते हैं भैया, ध्यान से समझो। पाचन में जब आहार नाल हम पढ़ेंगे तो आहार नाल के कितने भाग होते हैं, 6। सबसे पहले क्या है, मुख एवं मुख गुहिका है। मुख एवं मुख गुहिका, अब ये क्या चीज़ होती है आपको ये लिखना पड़ता है थ्योरी में। तो मुख या हमारे जो होठों से घिरी हुई आकृति हमारी मुख कहलाती है। मुख के अंदर कितने दांत, 32 दांत होते हैं। अब आपसे यहाँ प्रश्न पूछता है कि जो वयस्क व्यक्ति होगा, वयस्क व्यक्ति के मुंह में कितने दांत होते हैं, 32 दांत पूछा जाता है। दांतों के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। ये चारों प्रकार कौन कौन से होते हैं, आपसे इस पे भी सवाल बनता है। क्लियर है। कौन कौन से दांत के 4 प्रकार होते हैं, चवर्णक, जैसे हम लोग क्रैक से इसको याद करते हैं, KRAC, ये हो गई इसकी ट्रिक। ठीक है। के से क्या हो गया हमारा, कृंतक। के से क्या है, कृंतक है। आर से क्या है, रदनक है। कृंतक के बाद रदनक, फिर है अग्रचवर्णक, फिर क्या है, अग्रचवर्णक, उसके बाद क्या है हमारा चवर्णक। ठीक है। तो ये दांतों के हमारे 4 टाइप हो गए। क्लियर है भाई। तो आपसे इस पे भी प्रश्न पूछा जाता है। और इसके अलावा क्या प्रश्न पूछता है, ये दांतों जो है वो कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आप ऐसे याद रखो, 3 1 2 3। ठीक है। 2 1 2 3, सॉरी 2 1 2 3। ठीक है भाई। 2 1 2 3। 2 का मतलब क्या, 2 जोड़ी हो गया, 2 जोड़ी, फिर 1 जोड़ी, है ना। उसके बाद फिर 2 जोड़ी। ठीक है।
उसके बाद फिर 3 जोड़ी। तो ये हमारे हो गए दांतों की संख्या। 2 जोड़ी का मतलब 4, ठीक है, यानी कि 2 कृंतक कितने 4 होते हैं संख्या में, जोड़े में 2 जोड़ी, रत्नक 1 जोड़ी यानी कि संख्या में 2। वैसे ही अगर चवणक 2 जोड़ी यानी संख्या में 4, वैसे ही चवणक 3 जोड़ी यानी संख्या में 6 होता है। क्लियर है। आपके ये दांतों के प्रकार आपसे पूछे जाते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो भाई इन सभी चीज़ों को याद रखिए। क्लियर है। अब उसके बाद भैया आपसे पूछा जाता है मुख गुहिका क्या है। तो हमारा जो मुख होता है बेटा वो मुख गुहिका के अंदर खुलता है। क्लियर। दूसरे नंबर की आती है हमारी ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी क्या चीज़ होती है, ग्रसनी मतलब ये जो हमारा मुख और मुख गुहिका अंदर की तरफ एक छिद्र होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा क्या, ग्रासनी। अब यहाँ से हम लोग को थ्योरी इतनी समझनी है। क्लियर। मुख एवं मुख गुहिका में दांत के प्रकार आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जब लार ग्रंथि से प्रश्न पूछेगा तो क्या पूछेगा कि लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। तो आप याद रखोगे लार में कौन सा, पहली बात तो एंजाइम होता है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। क्लियर है, टाइलिन नामक एंजाइम होता है। लार में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3-3 जोड़ी लार ग्रंथियों की संख्या होती है। कितनी कितनी जोड़ी, 3-3 जोड़ी लार ग्रंथियों की संख्या होती है। क्लियर है। तो भाई ये सारे प्रश्न आपसे बनते हैं। हो सकता है वीडियो 20 मिनट की हो, 22 मिनट की हो, अभी तो मुझे पता नहीं, मैंने शुरुआत करी है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी पाचन तंत्र से कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है भाई। चलिए जी, अब हम लोग पढ़ते हैं अपनी ग्रास नली। तो ग्रास नली की लंबाई सबसे पहली बात तो पूछी जाती है, तो क्या बोलेंगे, सॉरी मुख एवं मुख गुहिका यहाँ पे आपका लिखा हुआ था और मैंने आपको ये चीज़ बता दी, थ्योरी में भी देख लीजिए भाई। सबसे पहले क्या है भाई, हमारा मुख एवं मुख गुहिका में मुख जो है 2 घोटों से घिरी हुई आकृति होती है। ठीक, हमारे मुख में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। हमारे मुंह में जिह्वा यानी कि जीभ होती है। मुख मुख गुहिका के अंदर खुलता है। यही चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा दी। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं ग्रसनी। ग्रसनी एक बड़ा सा छिद्र होता है, हमारी ग्रास नली इसी में खुलती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब आते हैं तीसरा पॉइंट क्या है, ग्रास नली। ग्रास नली की लंबाई बेटा पूछता है एमसीक्यू में कितनी लंबी होती है, तो एमसीक्यू यहाँ मैं लिख दे रही हूँ बेटा, याद रखना ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यह श्वास नली के नीचे स्थित होती है। ग्रास नली कहाँ स्थित होती है, श्वास नली के नीचे। खाना खाते हो तो कभी कभी खाना हम बात करते रहते हो, खाना खा वो मम्मी भी बोलती हैं कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा खाना खाने की जो ग्रास नली है वो और श्वास नली दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है। अगर गलती से तुमने बात की और खाना सांस नली में चला गया तो खाना अटक जाता है, जिसके बाद हमें क्या आने लगती है, हमें अंदर से क्या है भाई हिचकी सी आने लगती है, हम पानी पीते हैं ना, तो ये सभी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती हैं। इसलिए मम्मी बोलती हैं खाते समय बिल्कुल बात नहीं करनी है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखो। ये भोजन के ये भोजन को कहाँ पहुँचाती है, अमाशय में पहुँचाती है। हमारी जो ग्रास नली है वो सीधे भोजन को कहाँ पहुँचाएगी, अमाशय में। जैसे कि आपको मैंने चित्र में बताया था, हमने मुंह में खाना खाया, दांतों ने उसको चबाया, लार मिलाई गई, कौन सी लार, जो जिसमें क्या था, टाइलिन नामक एंजाइम था, उसने भोजन को पचने योग्य बनाया। फिर ग्रास नली में होते हुए खाना कहाँ गया, हमारे अमाशय में पहुँच गया। अब अमाशय क्या, स्टेप बाय स्टेप भैया याद रखते चलना। सबसे पहले मुख, फिर हमारी ग्रास नली, फिर हमारा तीसरा स्टेप कौन सा है, अमाशय। तो अमाशय क्या होता है भैया, अमाशय जे आकार की रचना होती है। ये हमारा क्या है, अमाशय। ये हमारा क्या है, अमाशय। अमाशय में क्या होता है, जठर रस होता है, जो कि जठर रस हमारे खानों में मिलाया जाता है। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया जठर रस, जो कि कहाँ होता है, हमारे अमाशय में होता है। अमाशय से ही जुड़ा रहता है हमारा अग्नाशय। क्या जुड़ा रहता है, हमारा अग्नाशय। क्लियर है। तो यदि आप अमाशय पे, केवल अमाशय पे प्रश्न पूछे बेटा, तो ये चित्र बना करके आप ये थ्योरी लिख के आओगे तो पूरे कंप्लीट नंबर लेके आओगे ही आओगे। तो अमाशय क्या है, जे आकार की रचना होती है, इसमें जठर ग्रंथियां होती है, जिससे क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि जठर रस किससे निकलता है, तो क्या बताओगे, जठर ग्रंथियों से निकलता है। बहुत अच्छे। चलिए अमाशय के बाद हमारा क्या है अगला टॉपिक, अगला है छोटी आंत में पाचन। तो अमाशय के बाद खाना कहाँ गया, हमारे छोटी आंत में चला गया। छोटी आंत क्या होती है भैया, देखना ध्यान से, एक बार ये चित्र देख लो, फिर आपको ये थ्योरी अपने आप तुरंत समझ में आ जाएगी। क्लियर है बेटा, देखो ध्यान से देखना। ये क्या है हमारा, ये जो ये वाला हिस्सा देख पा रहे हैं, ये कुंडलित रचना, ये क्या है, हमारी छोटी आंत है। छोटी आंत और बड़ी आंत में कई बार अंतर पूछ लेता है कि कोई एक अंतर लिखो। तो छोटी आंत जो होती है वो बड़ी आंत की अपेक्षा काफ़ी लंबी और सकरी होती है, मतलब पतली होती है। और जो है छोटी आंत वो क्या होती है, कुंडलित अवस्था में हमारे उदर गुहा में पड़ी रहती है। ठीक है, उदर गुहा का मतलब हमारी बड़ी आंत के बीच में पड़ी रहती है। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछता है भाई कि जो छोटी आंत होती है वो क्या काम करती है। तो छोटी आंत जो होगी बेटा वो खाने का अधिकांश भाग पचा देती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ परसेंटेज के हिसाब से, अगर आप मान लो, तो आप मान लो 100% आपने पूरा खाना खाया है, ठीक है,
तो खाने का लगभग 90 से 95% हमारा हिस्सा छोटी आंत में पच जाता है। बचा खुचा 2-1% जो हिस्सा होता है वो हमारी बड़ी आंत में पचता है। बड़ी आंत में भोजन पचने के बाद सीधा हमारे गुदाद्वार से भोजन का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो शरीर से बाहर चला जाता है। तो छोटी आंत क्या पढ़ोगे? छोटी आंत जो होती है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होती है, बताया ना, पतली होती है, सकरी होती है, लंबी होती है और कुंडलित, यानी कि ऐसे जिगजैग, जैसे कुंडलित मतलब क्या होता है, ऐसे रोल रोल करके, जैसे सांप बैठा तो कुंडली मार के बैठता है ना, ऐसे ही तो बोलते हैं, यानी कि इस तरीके से सर्पिलाकार ऐसे ऐसे करके ये पड़ी रहती है। ठीक है, तो हमारी जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में पाचन पढ़ोगे तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। लंबाई याद रखना बेटा कितनी मीटर होती है? 6.5 मीटर। और इस पे आपका एमसीक्यू प्रश्न बनता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। हर एक पॉइंट याद रखना, जैसे कि ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली के बाद जो अमाशय है वो किस आकार की रचना होती है? जे आकार की रचना होती है। यकृत का आकार क्या होता है? ये सब भी आपसे प्रश्न पूछता है। आगे, यह बहुत ही पतली होती है तथा कुंडलित अवस्था में पड़ी रहती है। कहाँ? उदर गुहा में कुंडलित अवस्था में पड़ी रहती है। अधिकांश भोजन यहाँ पच जाता है, मतलब मैंने आपको बताया कि 90 से 95% हिस्सा हमारा जो है खाने का कहाँ पचता है? छोटी आंत में पच जाता है। अब बचा हुआ जो हिस्सा है वो कहाँ पचेगा? हमारी बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत क्या होती है? छोटी आंत की तुलना में अत्यधिक मोटी होती है। क्या होती है? अत्यधिक मोटी होती है ना। भोजन का अंतिम पाचन यहीं पर होता है। इसी से गुदाद्वार जुड़ा रहता है, जहां से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। आपको ये कंप्लीट थ्योरी मैंने आपको समझा दी। अब उसके बाद भैया ध्यान रखना, एक बार चित्र और समझ लीजिए तो ताकि आपको याद हो जाए। मेरी पूरी कोशिश है कि बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पूरा पाचन तंत्र याद हो जाए, क्योंकि आपको पता है 100% बेटा कुछ ऐसे टॉपिक हैं आपकी बायोलॉजी के अंदर जो हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका पाचन तंत्र, दूसरा आपकी तंत्रिका तंत्र, ठीक है, यानी न्यूरॉन, जो कि मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद मस्तिष्क पूछता है, मस्तिष्क भी मैंने पढ़ा दिया। 12-13 मिनट की वीडियो होती है, अच्छे से पूरा देखा करो, क्योंकि आपको भी पता है ये टॉपिक ऐसे है बेटा, बुद्धिमानी इसी में है जो हमें पता है कि ये टॉपिक कंफर्म, क्या चाहे टीचर कहे या ना कहे, आप जब थ्योरी क्लास पढ़ते हो तो आपको भी पता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यानी जो टॉपर बनता है बेटा वो भी तो यही समझ के पढ़ता है जो हमारे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, पहले हम उसको तैयार कर ले, है ना। और जो आपको एमसीक्यू जो है सीरीज मिल रही है आप उसको भी कंप्लीट करिए। इस तरीके से आपको हर चीज़ याद हो जाएगी, है ना। तो मनुष्य में पाचन जब पढ़ोगे तो सबसे पहले हमारा पाचन कहाँ होता है? हमारे मुख में होता है। क्यों मुख में होता है? क्योंकि भोजन को पचने योग्य यहीं पर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो कि भोजन में मिलता है और हमारा भोजन पचने के योग्य बनता है। फिर हमारा खाना कहाँ गया? ग्रास नली से होते हुए अमाशय में। तो ग्रास नली क्या चीज़ है? तो ग्रास नली श्वास जो नली होती है उसके नीचे स्थित होती है, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, जो खाने को कहाँ पहुँचाती है? डायरेक्ट अमाशय में पहुँचा देती है। अमाशय क्या हो? अमाशय में जठर रस होता है। जठर रस से जो है जठर ग्रंथि होती है। जठर रस जो ग्रंथि है, जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है, जो कि भोजन को पचने योग्य बना देता है। अमाशय की जो आकार है वो कितनी होती है? जे आकार की रचना होती है। क्लियर। उसके बाद हमारा खाना कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत हमारे पूरे आहार नाल का सबसे लंबा भाग और पतला भाग हिस्सा होता है ना, जो कुंडलित अवस्था में हमारे उदर गुहा में पड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद बड़ी आंत में खाना जाता है। बड़ी आंत में 2-1% जो खाने का बचा हुआ हिस्सा होता है वो भी पच जाता है और फिर खाना जो है वेस्ट मटेरियल गुदाद्वार से बाहर निकल जाता है। क्लियर। तो देखो ये हो गई हमारी ग्रास नली। अब कई बार आपको यही सवाल दे देगा, जैसे कि यहाँ मैंने यहाँ पे इसको इरेज कर दिया, अब यहाँ पे लिख दिया मैंने ए, यहाँ पे क्या लिख दिया? ए। ऐसे ही पेपर में बेटा पूछेगा, जैसे कि ये वाला हिस्सा मैंने इरेज कर दिया और यहाँ पे लिख दिया क्या? बी। ठीक, ये वाला हिस्सा मैंने इरेज कर दिया, यहाँ पे लिख दिया सी। ठीक है, और ये वाला हिस्सा मान लो यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया और यहाँ लिख दिया डी। ठीक है बेटा, समझे। तो अब आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि ये जो लिखा हुआ हिस्सा है, यहाँ पे जो ये हिस्सा लिखा गया है ABCD में, इस हिस्से का क्या नाम है, आप इसको बताइए। ठीक है, आपसे ऐसे ही सीधा सीधा सवाल पूछेगा और ये सवाल बेटा 4 नंबर में पूछता है। तो क्यों ना हम लोग ऐसे भाई लिखने के बेहतर है। अच्छा ये बताओ, 4 नंबर में अथवा में 2 क्वेश्चन है। एक तो आपका ये सीधा से डायग्राम देके पूछा ABCD क्या है, नाम लिख दो। दूसरा आपके थ्योरी कोई बड़ा सा क्वेश्चन लंबा सा आंसर देखने को बोला या कोई न्यूमेरिकल दिया है। तो बुद्धिमानी किस में है? आप समय भी बचाओगे और समय बच जाएगा और पूरा नंबर भी मिल जाएगा। कैसे? सीधा सीधा नाम ही तो लिखना है, सीधा नाम लिखो पूरे नंबर मिल जाते हैं, है ना। तो बुद्धिमानी तो इसी में है कि अपना समय हम लोग इससे बचा लें। बचाएंगे कैसे? जब हर चीज़ याद रखेंगे। और याद कैसे रखोगे? मैं क्योंकि मैंने क्लास मैम की देखी हुई है। तो आप यहाँ पे नाम लिख दो। ये ए क्या है हमारी, ये क्या है? जब आप आंसर लिखोगे कॉपी में तो ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखो उत्तर, उसके बाद कैसे लिखोगे? ए, फिर लिखोगे बी,
फिर लिखोगे सी और फिर लिखोगे डी। ए के बाद एरो, बी के बाद एरो, सी के बाद एरो, डी के बाद एरो। ए क्या है हमारी ग्रास नली है, लिख दो यहाँ पे ए क्या है ग्रास नली है। ऐसे जहाँ क्वेश्चन नंबर ऊपर डालो, मान लो प्रश्नोत्तर नंबर 4 में पूछा है तो लिख दो खंड गा का, भाई बायो का है तो खंड गा में तो आएगा, तो लिख दो खंड गा प्रश्नोत्तर संख्या मान लो 5 है, 5 है ना। इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दो भाई दोनों चीज़ों को, ठीक। अब उत्तर लिख दो यहाँ उत्तर। अब ए क्या है, अब बी क्या है भाई, ये जो हमारा बी है ये क्या है हमारा ये क्या था भाई, अरे भाई ये क्या था हमारी अमाशय है ना, अमाशय। उसके बाद सी क्या है, ये जो सी लिखा है ये क्या है हमारी पित्ताशय है, ये लिख दो यहाँ पित्ताशय, लिख दिया यहाँ पे पित्ताशय, ठीक। उसके बाद डी क्या है हमारी, ये डी क्या है बड़ी आंत है, तो यहाँ लिख दिया हमने बड़ी आंत, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा सवाल पूछा जाता है, क्लियर है। आपसे ये सवाल पूछता है लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है, पित्ताशय की आकार की रचना क्या होती है, पित्ताशय में कौन सा रस होता है, ये सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और हमारे लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम होता है। तो ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता ही है पाचन तंत्र आपका पूरा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो बेहतर तरीके से आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो एक छोटा सा प्यारा सा कॉमेंट जरूर डाल दीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में, यहाँ मैम हमें समझ में आ गया। उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। और हाँ, जिन लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है कि शाम को रेगुलर स्टडी पावर क्लासेस की 6 बजे लाइव क्लास चलती है, और आज भैया आज शाम को आपकी जो कौन सी क्लास आपको मिलने वाली है, आपको आज शाम को मिलेगी लाइव क्लास में 6 बजे आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी के 100 इंपॉर्टेंट MCQs, यानी कि 200 MCQs हम लोग करने वाले हैं। तो सारे बच्चे तैयार रहेगा, शाम को 6 बजे मिलेंगे आप सभी बच्चों से। और उम्मीद है कि सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे, तो ज़रूर छोटे छोटे प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर लिखा करिए और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। ओके बेटा, राधे राधे, जय श्री राम।